प्रिय विद्यार्थियों, बीए भाग तृतीय का प्रथम प्रश्न पत्र पाश्चात्य प्रतिनिधि राजनीतिक विचारक में प्लेटो के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। गत व्याख्यान में प्लेटो के न्याय संबंधी सिद्धांत के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था कि किस तरह से प्लेटो ने आदर्श राज्य की कल्पना यानी उसको उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए और उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए उन्होंने न्याय सिद्धांत के बारे में अपने विचार व्यक्त किए। तो न्याय की प्राप्ति और एक दार्शनिक शासक की प्राप्ति के लिए प्लेटो ने शिक्षा का सिद्धांत भी दिया। प्लेटो ने शिक्षा के बारे में रिपब्लिक नामक ग्रंथ में इतना विस्तार पूर्वक लिखा है कि रूसो ने उसे शिक्षा पर लिखा गया आज तक का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ कहा है। तो इससे स्पष्ट होता है कि किस प्रकार उन्होंने शिक्षा को अनिवार्य माना और न केवल पुरुषों वरन स्त्रियों के लिए भी शिक्षा को उन्होंने बहुत ही जरूरी समझा। और शिक्षा एक वो साधन है जिसके द्वारा आदर्श राज्य की और दार्शनिक शासक की प्राप्ति की जा सकती है। जब न्याय सिद्धांत में प्लेटो ये बताते हैं कि समाज में 3 वर्ग होंगे और 3 वर्ग व्यक्ति की आत्मा में जो 3 गुण हैं, बुद्धि, साहस और तृष्णा, उसके आधार पर बनाए जाएंगे और ये तीनों ही अपने अपने क्षेत्र में काम करेंगे। लेकिन किसी व्यक्ति में कौन सा गुण प्रधान है, इसकी खोज करना अत्यंत आवश्यक है और इसकी खोज शिक्षा सिद्धांत के माध्यम से की जा सकती है, शिक्षा के माध्यम से की जा सकती है। शिक्षा को प्लेटो ने मानसिक व्याधियों का यानी मानसिक बीमारियों का मानसिक उपचार बताया है। वैसे शिक्षा के बारे में जो इन्होंने अपने विचार व्यक्त किए हैं वो पूर्णतः मौलिक नहीं कहे जा सकते, क्योंकि तत्कालीन समय में जो एथेंस और स्पार्टा है वहाँ पर अलग अलग व्यवस्थाएं थी। शिक्षा को लेकर अलग अलग आयु निर्धारित की गई थी, क्या पढ़ाया जाए या किस तरह से अध्ययन अध्यापन करवाया जाए। एथेंस और स्पार्टा इन दोनों में कुछ भिन्नताएं थी। स्पार्टा क्योंकि चारों तरफ से दुश्मनों से घिरा हुआ था, इसलिए कभी भी कोई भी देश या नगर राज्य आक्रमण कर दिया करते थे तो उनकी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य था सैनिक प्रशिक्षण, ताकि अपनी सीमाओं की रक्षा की जा सके। तो इस प्रकार जब हम प्लेटो की शिक्षा व्यवस्था के बारे में अध्ययन करते हैं तो वो एक आदर्श राज्य की जो महत्वपूर्ण व्यवस्थाएं हैं, जैसे सामाजिक साम्यवादी व्यवस्था, उसको बनाए रखने का आधार भी शिक्षा ही है। अनिवार्य शिक्षा और राज्य के देखरेख में और नियंत्रित शिक्षा का समर्थन प्लेटो करते हैं और उन्होंने शिक्षा के 2 स्तर बताए। निश्चित आयु में कौन सी शिक्षा किसी व्यक्ति को दी जाए या बच्चे को किस आयु में कौन से विषय का ज्ञान होना चाहिए, इस पर काफ़ी विस्तार पूर्वक प्लेटो बताते हैं। और देखिए बच्चों, उन्होंने कितना ध्यान रखा है कि किस आयु में कितना बोझ एक बच्चे पर डाला जा सकता है और विषय का निर्धारण यानी पाठ्यक्रम का निर्धारण भी प्लेटो करते हैं। और उसमें उन्होंने शिक्षा को 2 भागों में बांटा, एक तो प्रारंभिक शिक्षा और दूसरी है उच्च शिक्षा। प्रारंभिक शिक्षा सभी बच्चों के लिए अनिवार्य बताई है, उन्होंने अनिवार्य रखी गई और यह शिक्षा 6 से लेकर 20 वर्ष की उम्र तक चलती है।
शिक्षा का उद्देश्य भावनाओं और संवेगों को संतुलित कर चरित्र का निर्माण करना है। वह शिक्षा उत्साह को बढ़ाती है जो सैनिक का गुण होता है और व्यक्तियों को सैनिक कार्य के उपयुक्त बनाती है। उन्होंने 6 वर्ष से लेकर 18 वर्ष की आयु तक जिस शिक्षा की बात वो करते हैं कि दी जानी चाहिए, उसके विषय उन्होंने रखे थे व्यायाम और संगीत। यानी 6 वर्ष से लेकर 18 वर्ष की आयु तक केवल 2 विषयों की शिक्षा दी जानी चाहिए, और वो है प्रथम व्यायाम और दूसरा संगीत। व्यायाम से उनका मतलब ये कभी नहीं है कि उछल कूद की जाए। व्यायाम से मतलब है कि शरीर का संतुलन बना रहे। उसमें खान पान भी उन्होंने बताया है, क्या खाना चाहिए, बच्चे को खाने में क्या दिया जाना चाहिए, ये सारी बातें प्लेटो बताते हैं। और इन चाहे वो व्यायाम हो या संगीत हो, इन दोनों शब्दों का प्रयोग उन्होंने व्यापक अर्थों में किया है। तो जैसा कि मैंने बताया, व्यायाम का अर्थ केवल शारीरिक कसरत नहीं है, वरन पूर्ण शारीरिक विकास के साथ साथ सहिष्णुता, साहस तथा वीरता के मानसिक गुण विकसित कर चारित्रिक विकास का मार्ग प्रशस्त करना है। बार्कर ने सही कहा है कि व्यायाम मस्तिष्क के लिए शरीर को शिक्षित करता है। इसके द्वारा व्यक्ति में सहनशीलता एवं साहस के गुणों का विकास कराया जा सकता है। दूसरी बात उन्होंने बताई, मन की शिक्षा के लिए संगीत आवश्यक है। और बार्कर ने इसे भी स्पष्ट करते हुए ये कहा कि संगीत मन के सामान्य प्रशिक्षण का मार्ग है। संगीत भावनाओं को परिष्कृत करता है और बुद्धि की सोई हुई शक्तियों को जागृत करता है। संगीत शब्द का अर्थ भी प्लेटो ने बहुत ही व्यापक रूप में किया, और इन्होंने कहा नृत्य, संगीत, कविता, पाठ व सभी ललित कलाएं इसमें शामिल हैं। किंतु इसके प्रशिक्षण में प्लेटो ने चरित्र पर बुरा प्रभाव डालने वाले साहित्य तथा कलाकृतियों पर राज्य द्वारा कठोर प्रतिबंध लगाए जाने की व्यवस्था की है। 18 वर्ष की आयु तक संगीत और व्यायाम की संपूर्ण शिक्षा प्रदान करने के बाद में प्लेटो ने 18 से 20 वर्ष की आयु तक साहस, आत्मनियंत्रण और अनुशासन की प्रवृत्ति बढ़ाने के लिए सैनिक शिक्षा की बात कही। प्रारंभिक शिक्षा की इस समस्त व्यवस्था का उद्देश्य सभी व्यक्तियों को श्रेष्ठ नागरिक बनाना है। तो व्यायाम और संगीत ये दोनों जरूरी है। व्यायाम से शरीर सुंदर बनता है और संगीत से मन। तो संगीत और व्यायाम की शिक्षा प्राप्त किया हुआ व्यक्ति एक संपूर्ण व्यक्तित्व वाला व्यक्ति होगा, ऐसा प्लेटो का मानना है। इसी तरह से उन्होंने फिर बताया कि उच्च शिक्षा यानी दूसरा जो शिक्षा योजना है, मैंने पहले भी बताया था आप लोगों को कि शिक्षा योजना है, उसमें उन्होंने 2 भागों में शिक्षा को विभाजित किया है। और दूसरा है उच्च शिक्षा। 20 वर्ष की आयु में एक परीक्षा होगी, और इस परीक्षा में जो विद्यार्थी पास होंगे, उत्तीर्ण हो जाएंगे, वो आगे पढ़ेंगे। और 20 वर्ष की आयु में के बाद जो परीक्षा होगी उसमें अनुत्तीर्ण विद्यार्थी होंगे, वो आगे नहीं पढ़ पाएंगे। वो उस राज्य में जो उत्पादक वर्ग है या अन्य इसी तरह के जो कार्य हैं वो करेंगे। और 18 से 20 वर्ष की आयु में उन्होंने सैनिक प्रशिक्षण की बात भी कही है। 20 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर जब वो परीक्षा उत्तीर्ण कर लेगा, तभी वह व्यक्ति या कोई भी जो विद्यार्थी है वो आगे बढ़ पाएगा, आगे पढ़ेगा। उच्च शिक्षा की व्यवस्था केवल कुछ प्रतिभा संपन्न व्यक्तियों के लिए ही की गई है। 20 वर्ष की आयु तक प्रारंभिक शिक्षा प्रदान किए जाने के बाद युवकों की बौद्धिक और क्रियात्मक परीक्षा लेने की व्यवस्था की गई, जैसा कि मैंने अभी बताया। इस परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने वाले व्यक्ति देश के सैनिक एवं उत्पादक वर्ग का निर्माण करेंगे।
वे कृषक, मजदूर, व्यापारी और शिल्पी के रूप में कार्य करेंगे। परीक्षा में उत्तीर्ण व्यक्ति ही उच्च शिक्षा प्राप्त करने के अधिकारी होंगे। उच्च शिक्षा के लिए व्यक्तियों का चुनाव निष्पक्ष भाव से किया जाएगा तथा इसमें व्यक्ति की आर्थिक स्थिति एवं कुल के आधार पर कोई किसी तरह का भेदभाव नहीं होगा। यह शिक्षा राज्य के शासक या संरक्षक वर्ग के लिए है और इसमें स्त्री व पुरुष दोनों ही भाग ले सकेंगे। इस पाठ्यक्रम के अंतर्गत गणित, नीति शास्त्र, ज्योतिष और दर्शन शास्त्र का अध्ययन रखा गया है। हम सभी जानते हैं कि गणित प्लेटो का प्रिय विषय था, इसीलिए उन्होंने जो अपनी अकादमी खोल रखी थी उसके बाहर लिख रखा था कि जिसको गणित का ज्ञान नहीं है वो मेरी शिक्षण संस्था में कृपया प्रवेश ना करें। तो गणित का ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है, ऐसा प्लेटो का मानना था। और 10 वर्ष की उच्च शिक्षा के बाद यानी 20 से 30 वर्ष की आयु तक शिक्षा ग्रहण करने के बाद 30 वर्ष की आयु में फिर एक परीक्षा होगी जिसमें असफल रहने वाले राज्य के साधारण अधिकारी होंगे और सफल विद्यार्थियों को 5 वर्ष तक गणित, न्याय, तर्क और दर्शन की विशेष शिक्षा दी जाएगी। 5 वर्ष की इस शिक्षा में द्वंद्व और दर्शन पर विशेष बल दिया जाएगा, लेकिन 35 वर्ष तक की यह शिक्षा अपूर्ण है अभी, क्योंकि इसके अंतर्गत व्यक्तियों को सांसारिक स्थिति का व्यावहारिक अनुभव नहीं होता है। अतः प्लेटो ने इसके लिए अगले 15 वर्षों तक जीवन की पाठशाला में कठिनाइयां झेलकर व्यावहारिक शिक्षा प्राप्त करने की व्यवस्था की है। इस प्रकार 50 वर्ष की आयु तक जीवन की सभी परीक्षाओं में खरे उतरने वाले, लोक व्यवहार और शास्त्रों का गंभीर ज्ञान रखने वाले दार्शनिक ही प्लेटो की सम्मति से शासक बनने के अधिकारी है। और प्लेटो द्वारा प्रतिपादित उच्च शिक्षा का यह सुझाव सर्वाधिक मौलिक और महत्वपूर्ण है। इस प्रकार प्लेटो की जो शिक्षा व्यवस्था के बारे में हमने चर्चा की, उसके आधार पर शिक्षा के सिद्धांत की कुछ महत्वपूर्ण बातें निष्कर्ष के रूप में हमारे समक्ष आती है। जैसे कि प्लेटो ने जो शिक्षा व्यवस्था दी है वो राज्य द्वारा अनिवार्य और नियंत्रित शिक्षा है। फिर उन्होंने जिस शिक्षा की बात की, शिक्षा का उद्देश्य है वो सर्वांगीण विकास करना है, प्रत्येक व्यक्ति का मानसिक और आत्मिक दोनों तरह का विकास करना है। और न्याय सिद्धांत की प्राप्ति का साधन भी शिक्षा ही है। शिक्षा को प्रारंभिक और उच्च इस प्रकार के 2 भागों में बांटना नितांत ही मनोवैज्ञानिक और विज्ञान सम्मत है। और इसी के साथ देखिए, उस समय में भी प्लेटो ने स्त्री और पुरुष दोनों के लिए शिक्षा को अनिवार्य बताया। प्लेटो ने अपनी शिक्षा योजना के अंतर्गत धर्म और नैतिकता को उच्च स्थान प्रदान किया है। यह नैतिकता की दृष्टि से कुरुचिपूर्ण साहित्य और कलाकृतियों को सहन करने के लिए कभी तैयार नहीं है। शिक्षा पद्धति की एक विशेषता शासन को एक कला मानकर सुशासन के लिए शासकों के शिक्षण पर बल देना, यानी एक अच्छा शासक तैयार करना, और अच्छा शासक तैयार करने के लिए उसे दीर्घ शिक्षा, सुव्यवस्थित शिक्षा प्राप्त करना अत्यंत आवश्यक है। प्लेटो ने शिक्षण को जीवन का अल्पकालीन कार्य न मानकर उसे आजीवन चलने वाली प्रक्रिया के रूप में स्वीकार किया है। शिक्षा शास्त्रियों के लिए यह बहुत ही गौरव की बात है और एक अच्छा उदाहरण इसे हम कह सकते हैं। तो इस तरह से जब प्लेटो की शिक्षा योजना हम पढ़ते हैं तो इससे स्पष्ट होता है कि वो कितनी व्यवस्थित एक निश्चित पाठ्यक्रम को पूरा करने वाली और व्यक्ति के व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास करने वाली ऐसी शिक्षा योजना जो एक आदर्श राज्य के लिए अत्यंत आवश्यक है, और एक दार्शनिक राजा की खोज करना प्लेटो की शिक्षा का उद्देश्य रहा है। न्याय सिद्धांत को या न्याय सिद्धांत की प्राप्ति करना शिक्षा का उद्देश्य रहा है। और शिक्षा एक अनवरत यानी लंबी
चलने वाली वो प्रक्रिया है जिससे प्रत्येक व्यक्ति के लिए या एक सुसंस्कृत समाज की स्थापना होती है। धन्यवाद।